हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल द कमर्शियन। सो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अकाउंट्स के बारे में और थोड़ी सी लाइट जो है हम डालेंगे हमारे बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर, क्योंकि सिर्फ थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो अब हम पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग क्या होती है। अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है, किस चीज़ की, जिसमें हम रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं और समराइजिंग करते हैं। अब रिकॉर्डिंग क्या होता है, वो एक रिटन प्रूफ होता है। लाइक अगर हम कोई भी चीज़ लिख के रखते हैं एज अ रिकॉर्ड, तो वो चीज़ रिकॉर्डिंग हो गई। उसके बाद आता है क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग में क्या होता है कि जो एक ही नेचर की सारी एक्टिविटीज़ होती हैं उन्हें ग्रुपिंग करके एक अलग सेपरेट अकाउंट में डाल दिया जाता है, तो वो हो जाता है क्लासिफाइंग। एंड देन समराइजिंग आता है हमारे पास। समराइजिंग में क्या होता है कि जो भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं उन सब का जो क्रक्स होगा वो हमारा समराइजिंग में आएगा। अब ये जो भी तीन चीज़ें हम करते हैं, ये एक हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से करते हैं। मतलब हर एक का अपना प्रोसेस है, तो हम इन सबको एक इम्पॉर्टेंट प्रोसेस से करते हैं। अब ये जो भी चीज़ें हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्लासीफाई कर रहे हैं या समराइज़ कर रहे हैं, इन सबको हम इन टर्म्स में मतलब रिकॉर्ड करेंगे। इन टर्म्स में बोले तो जैसे मनी, ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। अब मनी जो है वो किस तरीके से मतलब इसमें इन्वॉल्व हो रहा है। अगर जैसे हम कहते हैं ना कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया, तो वही बात है कि पैसा है तो ही काम है। ठीक है, तो इसीलिए मनी को इन्वॉल्व किया जाता है। अगर मनी नहीं है तो वो चीज़ हम रिकॉर्ड नहीं करते। उसके बाद आता है ट्रांजैक्शन। अब ट्रांजैक्शन में क्या है कि कोई भी लेन देन या फिर कोई भी हम अगर डील कर रहे हैं तो वो हो जाएगी हमारी ट्रांजैक्शन। और उसके बाद आता है हमारे पास इवेंट्स। इवेंट्स जो है वो बेसिकली वो वाले इवेंट नहीं है जैसे कि कोई शादी हो गया या कोई बर्थडे पार्टी एंड ऑल, वो सब चीज़ नहीं है। यहाँ पर रिज़ल्ट है। रिज़ल्ट बोले तो कैसे, जो जो भी हम ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उनका जो भी एट लास्ट रिज़ल्ट आता है, मतलब उसका कोई ना कोई निचोड़ ज़रूर आएगा, तो वो होगा हमारा रिज़ल्ट और उसे हम बोलेंगे इवेंट। अब ये सब जो भी ऊपर का हम पढ़े हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कैरेक्टर जो है वो आना चाहिए। मतलब अगर उसके अंदर कहीं पे भी पैसे की बात नहीं हो रही तो वो चीज़ अकाउंटिंग में नहीं, उसको इतनी प्रेफरेंस दी जाती। तो हमें फाइनेंशियल कैरेक्टर उसमें होना ज़रूरी है। नेक्स्ट, अगर उसमें फाइनेंशियल कैरेक्टर है तो वो आपको वहीं के वहीं रिज़ल्ट जो है वो बता देगा। इसका मतलब क्या, जैसे कहते हैं ना कि पैसा फेक तमाशा वेक। मतलब यहाँ पे अगर आप पैसा गिर रहे हो, मतलब अगर आप यहाँ पे पैसा रख रहे हो या आप कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी किसी ऐसी ट्रांजैक्शन से डील कर रहे हो जो फाइनेंशियल करेक्टर की है, तो एट लास्ट आपको रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेगा। सो ये जो है ये एक बेसिक है कि अकाउंटिंग जो है वो क्या होता है। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अकाउंटिंग है उसके क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उसके फीचर्स हैं या क्या उसके एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। इसका मतलब क्या है, जैसे हमने अभी डेफिनेशन पढ़ी, मतलब मीनिंग जो भी पढ़ा हमने, उसमें यह था कि अकाउंटिंग जो है वो एक आर्ट है। अब वो आर्ट क्यों है, क्योंकि आर्ट में क्या होता है कि हमारे पास प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव होता है। हमें पता है कि हमें इस तरीके से ये सब बनाना है और एट लास्ट हमारी क्रिएटिविटी इस तरीके से काम आएगी कि हमारी ये चीज़ बन जाएगी। जस्ट एग्जाम्पल अगर मैं लेती हूँ कि अगर कोई भी आर्टिस्ट है, वो उसको पता है कि उसने एक नाइट सीन बनाना है, तो वो उसको पता है कि उसने किस तरीके से बनाना है। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग में भी होता है। जो भी अकाउंटेंट है उसे पता है कि उसे क्या करना है और किस तरीके से करना है, तो इसलिए फर्स्टली ये क्या हुआ, आर्ट हुआ।
सेकंड वो ये बोल रहा है कि ये साइंस भी है। अब साइंस में क्या होता है, हम जब भी देखते हैं हमेशा साइंस में हम क्या पढ़ते हैं, फैक्ट्स पढ़ते हैं या प्रिंसिपल्स पढ़ते हैं कि सबको याद होगा कि जब न्यूटन के सिर पर एप्पल गिरा था तो 3 लॉ बनकर आ गए थे। उसी तरीके से जो साइंस है वो अकाउंटिंग में किस तरीके से आती है, वो आपको प्रिंसिपल्स देती है। मतलब अकाउंटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं जिनके बेसिस पे हमारा जो काम होता है वो कंडक्ट होता है। मतलब जो भी हमारी अकाउंटिंग होती है वो उसके उन प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए ही बनाया जाता है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने अकाउंट्स जो है वो प्रिपेयर करते हैं। तो इसी तरीके से अकाउंटिंग जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है। सेकंड, अब हमारे पास सेकंड पॉइंट क्या हम क्या देख रहे हैं, वो है रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने अभी पढ़ा था पीछे मीनिंग में कि हमारी जो भी अकाउंटिंग है हम उसमें क्या करते हैं, हमें उसमें कहीं ना कहीं मनी जो है वो इन्वॉल्व होना ज़रूरी होता है। तो वही चीज़ हो रही है, अगर कोई भी ट्रांजैक्शन जो है हम कर रहे हैं, अगर वो मनी की टर्म्स में ही है तो ही हम उसे कंसीडर करेंगे और तो ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ रहे क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग में हमने ये चीज़ पहले ही पढ़ी थी कि जब हम एक ही नेचर के अलग अलग ट्रांजैक्शंस को एक सेपरेट अकाउंट के अंडर डाल देते हैं। मतलब जैसे एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर हम सेल्स की जो भी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं तो उन्हें हम सेल्स के ही अंडर डालेंगे, तो वही सब चीज़ जो होती है वो क्लासीफाइंग होती है। मतलब जब आप ग्रुपिंग कर रहे हो किसी चीज़ की तो वो क्लासीफाइंग कहलाती है। नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस ओनली। अभी हमने पढ़ा कि हमें मनी की टर्म में ही करना है सब कुछ, तो यहाँ पर भी वही चीज़ आएगी, जो भी ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर की है उसे को ही हम कंसीडर जो है वो करेंगे। अगर मान लो कोई भी मतलब फैक्ट्री है या कोई भी ऑफिस है, उसमें अगर किसी भी एम्प्लॉयज़ के बीच में झगड़ा हो जाता है या कुछ भी ऐसा हो जाता है, तो उस टाइम पे वो लोग उसको अकाउंटिंग में नहीं डालेंगे। क्यों नहीं डालेंगे? क्योंकि उसमें कहीं भी हमारे पैसे का लेन देन जो है वो नहीं है, तो इसीलिए हमें सिर्फ फाइनेंशियल कैरेक्टर्स को ही लेना होता है। नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिज़ल्ट। ये हम मतलब पता है हमें कि भाई कहीं ना कहीं हमें इंटरप्रिटेशन जो है वो करनी ही पड़ेगी। इससे पहले हम ये ऊपर वाला पॉइंट करते तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको। जैसे अब हमने रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग और समराइजिंग करा। समराइजिंग में हमने करा था कि हम जो भी चीज़ों को पढ़ रहे हैं या जो भी चीज़ों को हम बना रहे हैं, कर रहे हैं, उन चीज़ों का एट लास्ट एक क्रक्स जो है वो ज़रूर निकलेगा। एक क्रक्स का मतलब क्या होता है, जब हम रिकॉर्ड करते हैं किसी भी चीज़ को, मतलब बेसिकली हमारे पास अकाउंटिंग में क्या रहता है कि हम उसे जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं या फिर और भी अलग अलग हमारे पास सब्सिडरी बुक्स होती हैं, उसके अंदर हम लोग अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। मतलब और फिर उसके बाद क्लासीफाई किस तरीके से करते हैं, मतलब पहले हम उन्हें जर्नल में लिखते हैं, फिर हम क्लासीफाई करते हैं कि इनमें से कौन सी सेल्स की हैं, कौन सी परचेज़ की हैं, कौन सी हमारे पास मतलब रिसीवेबल्स हैं, क्या हमारे पेबल्स हैं। तो वो सारी चीज़ें हम क्लासीफाई करते हैं और एट लास्ट जो है उसका रिज़ल्ट क्या निकलता है कि इतना अमाउंट हमारे पास आया और इतना अमाउंट हमारे से चला गया। मतलब ये हमारा टोटल एक्सपेंस था और ये हमारा टोटल इनकम या रेवेन्यू जनरेट हुआ। तो जो भी एट लास्ट बनेगा वो हमारे पास समराइजिंग में आ जाएगा। और फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, समराइजिंग के बाद हम लोगों को करना है क्या, हमें हमारे इंटरप्रिटेशन कर देनी है रिज़ल्ट्स की। रिज़ल्ट्स की इंटरप्रिटेशन का मतलब क्या है कि उसे एक इस तरीके से बना दिया जाएगा कि वो हर किसी के लिए समझना इजी हो। मतलब एक उसके अंदर अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि सबके सर के ऊपर से जाए जो चीज़ हमने लिखी है। तो इसलिए उसकी इंटरप्रिटेशन करी जाएगी कि हाँ ये इस तरीके से, भाई हमारे पास 1 लाख का प्रॉफिट आया है तो ये 1 लाख का प्रॉफिट जो है वो सीधा सीधा इंटरप्रेट किया जाएगा ताकि सबको वो चीज़ समझ में आए। और लास्ट
जो है वो है हमारा कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब क्या होता है, जब हमारे रिजल्ट्स आते हैं, मतलब जो भी हम करते हैं, हमारी अकाउंटिंग करते हैं, पूरा प्रोसेस उसका करते हैं, तो एट लास्ट हमारे पास जो भी रिजल्ट्स आते हैं उन्हें हम कम्युनिकेट करते हैं। मतलब कम्युनिकेट इन द सेंस ये है कि उसके हमारी जो भी इंफॉर्मेशन आएगी उसके अलग अलग यूज़र्स होंगे, वो उन यूज़र्स जो वो यूज़र्स होंगे वो उनको ईज़िली एक दूसरे को बताएंगे, और जो भी जिसको भी जिस तरीके की रिक्वायरमेंट है वो उस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को अपने लिए यूज़ जो है वो कर लेंगे। सो करेक्टरिस्टिक्स में अगर हमें याद करना है इस चीज़ को, तो हम इसके मीनिंग से भी इसको याद जो है वो कर सकते हैं। किस तरीके से, जैसे हम मीनिंग में पढ़ते हैं कि वो एक आर्ट है, अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट, तो आर्ट वाला पॉइंट आ गया। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासीफाई करते हैं, समराइज करते हैं, ठीक है। और लास्ट में हम लोग उसको क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेट नहीं होता है, लेकिन हमें लास्ट में काम जो है वो कम्युनिकेट का करना ही पड़ता है। उसके बाद ये भी बोलते हैं कि भाई उसमें फाइनेंशियल करेक्टर होना चाहिए और इंटरप्रेट करता है वो रिजल्ट देयर ऑफ। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप, अगर हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन भी, मतलब मीनिंग भी अगर उसका याद कर लेते हैं, तो आपको ये चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, ठीक है। तो ये थे हमारे करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स या फिर एट्रीब्यूट्स हमारी अकाउंटिंग के। सो गाइस, अब हम पढ़ेंगे कि प्रोसेस क्या है अकाउंटिंग का, या फिर जो हमारी अकाउंटिंग साइकिल है वो किस तरीके से चलती है। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी ट्रांजैक्शन जो है वो होगी, मतलब अगर कोई भी हम डील कर रहे हैं या कोई भी लेना देना कर रहे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन सबसे पहले होना ज़रूरी है। अगर कोई ट्रांजैक्शन होती है तो वहीं से प्रोसेस जो है वो आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ट्रांजैक्शन जो है वो आपकी जर्नल में आएगी। जर्नल में किस तरीके से, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन जो भी हो रही है वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होगी, और जहाँ वो रिकॉर्ड होगी उसे हम बोलेंगे जर्नल। मतलब यहाँ पर हो रहा है काम किस चीज़ का, रिकॉर्डिंग का काम हो रहा है यहाँ पर आपका। उसके बाद अगर आप यहाँ पर से वापस नीचे जाते हो, मतलब जर्नल के बाद आपका लेजर में काम होगा। लेजर में क्या होगा कि जो भी आपने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की थी वो यहाँ पर एज अ क्लासिफाइड तरीके से आ जाएंगी, ठीक है। जर्नल जो है वो एक क्लासिफाइड तरीके की जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो ले आएगा। उसके बाद जो है लेजर से ट्रायल बैलेंस में जाती है हर एक ट्रांजैक्शन, और जो ये हर एक ट्रांजैक्शन जाती है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पे समराइज़ हो जाती है। समराइज इन द सेंस, जो भी यहाँ पे ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी ट्रायल बैलेंस में एक इकट्ठा उसका मतलब अमाउंट जो है वो दिखाया जाएगा कि सेल्स की जितनी भी ट्रांजैक्शंस हुई हैं वो सारी की सारी ट्रायल बैलेंस में एक ही हेड के अंडर दिखा दी जाएंगी। उसके बाद जो भी यहाँ पर हमारी ट्रांजैक्शंस आई होंगी उन्हें हम ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की फॉर्म में उस सारे डाटा को, मतलब या जो भी हमारी ट्रांजैक्शंस है उन सबको एंटर कर देंगे इनमें, और इधर से ही हमारे पास रिज़ल्ट जो है वो आएगा। मतलब अगर देखा जाए तो ये लेजर ने क्लासिफाई किया और ट्रायल बैलेंस ने क्या किया, समराइज़ किया, ठीक है। समराइज़ करने के बाद इस वाले ने आपको क्या दिया है, रिज़ल्ट। इस रिज़ल्ट में क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगा, नेट प्रॉफिट हो जाएगा, और हमारी बैलेंस शीट जो है उसको भी इक्वलाइज कर दिया जाएगा। सो यही एक पॉइंट है जिसके लिए ये सारा काम जो है वो किया जाता है। इस रिज़ल्ट को पाने के लिए ये रिकॉर्डिंग, ये क्लासीफाइंग, ये समराइजिंग जो है वो किया जाता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कि ट्रांजैक्शन से जर्नल, जर्नल से लेजर, लेजर से ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ठीक है। ये होता है अकाउंटिंग साइकिल। अब अगर देखा जाए तो ट्रांजैक्शन जो है और लेजर जो है इनके बीच में दो एक पॉइंट और आता है, उसमें है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। मतलब जो भी आपके ट्रांजैक्शन है वो अलग अलग बुक्स में आती हैं। मतलब कैश बुक्स जो भी होगी, कैश बुक के अंदर आपका जितना भी कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी कैश बुक में आएंगी। परचेज़ रिलेटेड जितनी भी होंगी वो सारी परचेज़ बुक में आएंगी। नेक्स्ट सेल्स बुक वाली जो होंगी वो सारी सेल्स में आएंगी। वो सिमिलरली परचेजेस, रिटर्न,
जो भी मतलब जो आपने यहाँ पे परचेज़ किया है, अगर कुछ भी रिटर्न किया है तो वो इस स्पेशलाइज्ड बुक में ही आएगा। सिमिलरली सेल्स में भी वही आएगा। अब आता है बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल। इसका क्या मतलब है, जो भी आप रिसीव कर रहे हो, मतलब अगर आपने किसी को पैसा दिया हुआ है या आपने किसी को अपना सामान बेचा था बट उसने आपको पैसा वापस नहीं दिया, तो वो होंगे बिल्स रिसीवेबल्स। और बिल्स पेबल क्या होंगे, जिनको आपने पैसा देना है। मतलब अगर आपने किसी से, आपने जैसे फॉर एग्जांपल अपने किसी सप्लायर से पैसा मतलब स्टॉक ख़रीदा है और आपने उसको पेमेंट करनी है, तो वो होगा बिल्स पेबल। और लास्ट क्या है, जर्नल प्रॉपर। जर्नल प्रॉपर जो है वो एक सिमिलर बुक है जिसमें हम हर एक तरीके की एंट्री जो है वो करते हैं। तो ठीक है, और ये जो भी एंट्रीज़ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज़ में होंगी वो वापस कहाँ पे आ जाएंगी, लेजर में। मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस थी ये रिकॉर्ड हो गई एक तरीके से, पहले तो जर्नल में भी और इन सारी बुक्स में भी, और फिर इन सारी बुक्स से ये क्लासिफाइड होकर लेजर में आ गई। और फिर लेजर ने अपना काम शुरू किया ट्रायल बैलेंस से। ट्रायल बैलेंस ने कहाँ दिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट में, और यहाँ से हमारे पास जो है रिजल्ट आ गया। सो ये थी हमारी अकाउंटिंग साइकिल, जो पूरी की पूरी अकाउंटिंग में सबसे इम्पॉर्टेंट है। पूरा प्रोसेस यही चलता है उसमें, ठीक है। सो आप लोगों को इसका एक एग्जांपल देती हूँ अकाउंटिंग साइकिल का, बट ये एग्जांपल जो है प्रॉपर इसका नहीं है, जस्ट आप लोगों को थोड़ा क्लियर करने के लिए थोड़ा और इलाबोरेट कर रही हूँ जस्ट एक एग्जांपल की हेल्प से। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन के पॉइंट पे हम लेंगे हमारे एग्ज़ाम्स। मतलब जो भी हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं उसको मैं एज अ ट्रांजैक्शन ले रही हूँ, ठीक है। अब आपको पता लगा कि आपके एग्ज़ाम जो हैं वो होने हैं। अब एग्ज़ाम के बाद आपको जर्नल इधर मैं इसमें ले रही हूँ डेट शीट को एज अ जर्नल। मतलब क्या है कि आपको पता लगा कि ट्रांजैक्शन क्या होनी है, एग्ज़ाम होनी है। उसके बाद आपको उसका एक रिकॉर्ड भी मिल गया जिसमें आपकी डेट शीट आ गई है। अब डेट शीट आने पे आपने क्या किया, हर एक का सिलेबस लिख लिया। मतलब लगा लो अकाउंट्स हो गया, बिजनेस हो गया, इंग्लिश हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मतलब हर एक का आपने ना अपने पास रिकॉर्ड कर लिया सबका सिलेबस। उसके बाद जो भी आपने अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन की है वो क्लासीफाई होकर, मतलब अगर इकोनॉमिक्स का पेपर है तो वो इकोनॉमिक्स का पेपर हो गया आपका। मतलब वो एक तरीके से क्लासीफाई हो गया, लेजर जैसे होता है उसमें क्लासीफाई हो गया। आपने इको का पेपर दिया, आपने अकाउंट्स का पेपर दिया, आपने बिजनेस का दिया, इंग्लिश का दिया, सबका पेपर दिया। बाद में टीचर ने क्या करा, आपका वो सब चेक करके, जो भी आपने यहाँ पे एग्ज़ाम्स दिए वो सब उसने चेक करके क्या करा है, आपका रिपोर्ट कार्ड बना दिया, ठीक है। रिपोर्ट कार्ड बनाकर उसमें सब में नंबर चढ़ा दिए कि इसमें आपके इतने हैं, इसमें आपके इतने हैं, ठीक है। अब लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पर हुई आपकी पीटीएम। पीटीएम में क्या होता है, टीचर बताती है कि आपके इतने नंबर हैं, फिर पेरेंट्स सुनते हैं, फिर अगर उनको गुस्सा आता है तो किसी के एक दो लग भी जाता है। तो ये वही चीज़ है पीटीएम। पीटीएम में भी क्या होता है, आपको आपका रिज़ल्ट मिलता है, तो वही चीज़ यहाँ पर है। मतलब ट्रांजैक्शन में अगर मैंने लिया एग्ज़ाम जो है मैंने वो एग्ज़ाम्पल लिया ट्रांजैक्शंस में, और जर्नल में जो जर्नल की फॉर्म में या रिकॉर्डिंग की फॉर्म में आपको जो मिल रहा है वो आपको डेट शीट। उसके बाद आपने सिलेबस को अलग अलग क्लासीफाई करा और लास्ट में आपने उसका एग्ज़ाम्स दे दिए, ठीक है। क्लासीफाइड करने के बाद आपने सबका सिलेबस पढ़ा ना, तभी आपने उसको पेपर दिया हर एक का अलग अलग। उसके बाद टीचर ने आपका पेपर चेक करने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस बनाया, मतलब आपका रिपोर्ट कार्ड बनाया। और रिपोर्ट कार्ड के बाद उन्होंने ये जो अकाउंट्स थे इसमें किस तरीके से उन्होंने बताया कि आप पास हो या फेल हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, क्या हो, तो उन्होंने आपका रिज़ल्ट बता दिया। जिस तरीके से ये प्रोसेस हुआ उसी तरीके से जो है वो अकाउंटिंग साइकिल चलती है कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसको आप रिकॉर्ड कर रहे हो, क्लासीफाई कर रहे हो, फिर उसका एक रिपोर्ट कार्ड बना रहे हो और फिर उसके बाद उसका रिज़ल्ट दिखा रहे हो। तो यही चीज़ होती है अकाउंटिंग साइकिल, ठीक है। तो ये बहुत ही रिलेटेबल एग्जाम्पल है, इसमें मैंने कोई मॉनेटरी एग्जाम्पल नहीं लिया, मतलब जैसे हम पढ़ रहे थे कि इन टर्म्स ऑफ मनी, लेकिन ये एक बड़ा इजी सा एग्जाम्पल है, मतलब इससे आप अच्छे से समझ सकते हो इस चीज़ को। सो अब हम पढ़ेंगे
अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो है वो है टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या है? मतलब जैसे हम पढ़ रहे हैं कि हम अकाउंटिंग साइकिल पढ़ रहे हैं या जो भी हम पढ़ रहे थे, तो उसमें क्या था, एक सिस्टम था। मतलब पहले आप जर्नल बना रहे हो, फिर लेजर बना रहे हो, फिर ट्रायल बैलेंस बना रहे हो, फिर उसके बाद स्टेटमेंट्स बना रहे हो। तो वही चीज़ है, इसके अंदर एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। तो अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करती है, या इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो सिस्टमैटिक रिकॉर्ड जो है वो दिखाए। उसके बाद है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। अब जैसे मैंने बताया था कि वो रिज़ल्ट दिखाएगा आपको कि जो भी आपके स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स होंगी वो आपको आपके रिज़ल्ट्स दिखाएंगे। तो उस रिज़ल्ट्स में क्या बताएंगे वो, कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, तो वो यही रिज़ल्ट्स बताएंगे। उसके बाद है टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू द नेट प्रॉफिट और द नेट लॉस। अब जो भी मतलब अगर आपको जो भी हम स्टेटमेंट्स बना रहे हैं उसमें आपको पता लग रहा है कि हाँ मुझे प्रॉफिट हो रहा है या मुझे लॉस हो रहा है, तो वो वहाँ पर जो भी ट्रांजैक्शंस होंगी उससे आपको पता लग जाएगा कि क्या एग्जैक्ट रीज़न है आपको आपकी बिज़नेस में कि मतलब किस ट्रांजैक्शन से आपको प्रॉफिट हो रहा है, या कि कौन सी ऐसी ट्रांजैक्शंस है जो आपके प्रॉफिट को अफेक्ट कर रही हैं और उन्हें लॉस में तब्दील कर रही हैं। तो आपको ये चीज़ एग्जैक्ट रीज़न जो है वो यहाँ पर पता लग जाते हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। नेक्स्ट है टू एसरटेन दी फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस। फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिज़नेस का मतलब क्या है? मतलब जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन, मतलब जो भी आप अपना बिज़नेस कंडक्ट कर रहे हैं उसमें आपकी पोजीशन किस तरीके की है, कि आप अच्छा कर रहे हो अपने बिज़नेस में, या आप अपने बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हो, आप लॉस पे लॉस हुआ जा रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ जो है वो भी अकाउंटिंग से ही पता लगती है कि क्या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन है, क्या आप अच्छा कर रहे हो या नहीं। नेक्स्ट है टू एसरटेन दी प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर। अब जैसे अगर मैं मान लो हम एग्जांपल लेते हैं अभी का 2020 और 2019 का, ठीक है। 2019 में सब अच्छा कर रहे थे, लेकिन 2020 में कोरोना के आने के बाद क्या हुआ, सबकी प्रोग्रेस जो थी वो हिल गई थी। तो ये चीज़ जो है अकाउंटिंग इस चीज़ को भी मतलब आपको बता देता है कि आप के बिज़नेस में कितना प्रोग्रेस जो है वो आप कर रहे हो। ईयर टू ईयर आपको प्रोग्रेस बताता है कि हाँ आपने अगर इस साल 2019 में अगर आपने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया था, तो वहीं आपको 2020 में 2 लाख का प्रॉफिट हुआ है या 3 लाख का प्रॉफिट हुआ है, या आपको कोई प्रॉफिट हुआ ही नहीं है। तो वो सब का सब जो भी है आपको अकाउंटिंग की हेल्प से पता लग जाता है। नेक्स्ट है टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। एरर्स एंड फ्रॉड्स किस तरीके से पता लगते हैं? सबसे बड़ी बात ये है अकाउंटिंग की कि अगर कहीं पर भी एरर या फिर कहीं पर भी फ्रॉड हो रहा है हमारी अकाउंटिंग में या हमारे बिजनेस में, वो इजीली प्रिडिक्ट जो है वो किया जा सकता है। किस तरीके से पता लग जाता है, या हम उसको किस तरीके से प्रिवेंट कर सकते हैं? तो वो ट्रायल बैलेंस जो है वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको बता सकती है कि आपकी बिज़नेस में क्या कोई एरर हो रहा है या क्या कोई फ्रॉड हो रहा है। मतलब क्या होता है, ट्रायल बैलेंस ना एक ऐसी स्टेटमेंट है जो आपको आपके टोटल बैलेंसेस जो उनसे होते हैं वो शो करता है, ठीक है। अब वो जो टोटल बैलेंसेस होते हैं वो लास्ट में इक्वल होना ज़रूरी होता है। अगर वो दोनों इक्वल नहीं होते तो उससे साफ साफ पता चल जाता है कि कोई ना कोई एरर जो है वो हुआ है और कोई ना कोई फ्रॉड जो है वो हुआ है। तो वहाँ पर सारी की सारी चेकिंग जो है वो दोबारा होती है और फिर उसके बाद फर्दर जो स्टेटमेंट्स हैं वो बनाई जाती हैं। तो इससे अकाउंटिंग की हेल्प से ही हम उन सब एरर्स और फ्रॉड्स को पता लगा सके, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज़। अब ये वेरियस पार्टीज़ हमने जैसे अभी पढ़ा था कि इंटरप्रेट द रिजल्ट्स एंड कम्युनिकेटिंग देम।
ठीक है। तो वही चीज़ है, हम इंफॉर्मेशन जो है वो वेरियस पार्टीज़ को बताते हैं। कैसे बताते हैं? अब मान लो जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस था और जो मेरी बैलेंस शीट थी, उसमें मेरा सारा का सारा कच्चा चिट्ठा जो है वो खुल गया। ठीक है, मतलब जो भी मेरी स्टेटमेंट्स थी, जो भी मेरा बिज़नेस में काम हुआ है, वो सारा का सारा जो है वो वहाँ पे उन स्टेटमेंट्स में डिस्क्लोज़ हो गया है। तो अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट को पता लग जाएगा कि भाई इसको इतना प्रॉफिट हुआ है या इसको इतना लॉस हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के लिए जो भी उसमें वो टैक्स रेट्स बताएंगी या कुछ भी है, तो गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफॉर्मेशन उनको किस लिए चाहिए? टैक्स के लिए। सेकंड, अगर कोई भी इन्वेस्टर है जिसने मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना है या सोच रहा है वो इन्वेस्ट करना, तो उसके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अकाउंटिंग में कि जो भी उसकी मतलब क्रक्स निकल रहा है मेरे बिज़नेस का, जो लास्ट में रिज़ल्ट आ रहा है, वो अलग अलग पार्टीज़ को बहुत इम्पोर्टेंट होता है बताना। और ये एक लॉ भी है कि हमें ये चीज़ें जो हैं वो डिस्क्लोज़ करनी ही करनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है हर एक पर्सन के लिए अलग इसका इम्पॉर्टेंस है। तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे कि कौन कौन यूज़र्स हैं और कौन कौन अलग अलग पार्टीज़ में आते हैं, तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। सो ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव्स थे, और यही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और मतलब यही आपको बताते हैं कि अकाउंटिंग जो है उसमें क्या क्या काम होते हैं और क्या क्या उसके हमारे पास बेनिफिट्स हैं। ये जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं, या इसके कुछ हम फंक्शंस अभी पढ़ेंगे, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं ये एट लास्ट एडवांटेजेस भी है इसकी, हमारी अकाउंटिंग की ये सारी की सारी जो है वो एडवांटेजेस ही है। अब अब बारी आती है फंक्शंस की। तो हमारी अकाउंटिंग के फंक्शंस जो हैं वो क्या क्या हैं? सबसे पहला फंक्शन जो है हम पढ़ते हैं वो आता है मेंटेनिंग कंप्लीट एंड सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। अभी हम पीछे भी यही सब चीज़ें पढ़ रहे थे कि भाई उसको सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखती है वो अकाउंटिंग जो है वो हमें हेल्प करती है कि सिस्टमैटिक रिकॉर्ड रखते हैं। और उसी तरीके से ही यहाँ पर भी है कि हमें मेंटेन करना होता है कंप्लीट और सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। मतलब जो भी हमें हर एक चीज़ जो है वो उसके प्रॉपर प्रोसेस से करनी होती है। कोई भी ट्रांजैक्शन है उसको रिकॉर्ड करना है जर्नल में, फिर क्लासीफाई करना है लेजर में, फिर समराइज़ करना है ट्रायल बैलेंस पे, फिर और रिजल्ट्स के लिए हमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है और बैलेंस शीट बनानी है लास्ट में। तो ये एक पूरा सिस्टम है और ये एक कंप्लीट सिस्टम है। मतलब ये ही एक कंप्लीट तरीके से बताएगा कि एट लास्ट आपका रिज़ल्ट जो है वो क्या आएगा। सेकेंड पॉइंट आता है हमारे पास कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल रिजल्ट्स टू दी वेरियस पार्टीज़। जैसे हमने अभी पीछे ही पढ़ा था कि हम लोग क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे इन्फॉर्मेशन, जो भी हमारा प्रॉफिट आया है या जो भी हमारी असेट है या लाइबिलिटीज़ हैं, ये सब चीज़ें जो भी हैं हमें हमारी इंटरेस्टेड पार्टीज़ को बतानी होती हैं। उन्हें ये सब हमारी जो भी फाइनेंशियल रिजल्ट्स आते हैं वो हमें हमारी वेरियस पार्टीज़ को बताना पड़ता है। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग दी असेट्स ऑफ द बिजनेस। अब प्रोटेक्टिंग द असेट्स का क्या मतलब है? अकाउंट्स में क्या होता है कि हमें प्रॉपर रिकॉर्ड बना के रखना होता है अपनी, बेशक हमारी कोई भी असेट है या हमारी कोई भी लाइबिलिटी है, हमें हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखना पड़ता है। तो उसी तरीके से जब हम हर एक चीज़ का रिकॉर्ड रखते हैं तो हम हर एक चीज़ को प्रोटेक्ट भी करते हैं कि हमें पता है हमारे मतलब जो भी असेट्स हैं जिसमें कि कैश इन हैंड है, मतलब जो हमारे पास कैश पड़ा है या जो बैंक में पड़ा है या जो भी इन्वेंट्री है, डेटर्स हैं, ये सब चीज़ें जो हैं इन्हें प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद है प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को असिस्टेंस किस तरीके से प्रोवाइड की जाती है? बाय प्रोवाइडिंग उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा के। मतलब अगर आपकी कंपनी में जो भी आपको आपकी जो भी स्टेटमेंट्स हैं वो आपको जो भी रिज़ल्ट दे रही हैं वो आप उनको जो भी आपकी मैनेजमेंट है उसको बताएंगे, और फिर वो मैनेजमेंट जो है उन सब चीज़ों को मतलब ध्यान रख के वो क्या करेंगी, प्लानिंग करेंगी, कंट्रोलिंग करेंगी और डिसीजन मेकिंग करेंगी। अब फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ सिंपली आप ये चीज़ सोच के देखो, अगर आपको पॉकेट मनी मिलती है तो आपको पता है कि हाँ मेरे पास ये 2000 है, मुझे ये किस तरीके से यूज़ करने हैं। मतलब आप प्लान करते हो कि हाँ मुझे इस तरीके से इसको पूरा मंथ जो है वो चलानी है, और मतलब
किस तरीके से आप उसको कंट्रोल करके रखोगे, मतलब हर एक चीज़, मतलब वो कहते हैं ना पाई पाई का हिसाब रखोगे, फिर आप वो चीज़ है कि आप जो असिस्टेंस जो है वो आप मैनेजमेंट को प्रोवाइड करते हो, वही चीज़ इसमें आती है कि मैनेजमेंट को जब आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो तो वो उसमें प्लानिंग में, कंट्रोलिंग में और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है मैनेजमेंट को। उसके बाद है ट्रस्टीशिप। ट्रस्टीशिप का मतलब क्या होता है कि जो भी हमारी मैनेजमेंट है ना, वो एज अ ट्रस्टी काम करती है हमारी, मतलब कंपनीज़ के लिए। वो उन्हें ट्रस्टी बनकर मतलब हर एक चीज़ के बारे में बताती है कि तुम्हें इस तरीके से करना है, तुम्हें ऐसे करना है, ये जो भी हमने प्लानिंग की है इसकी इस तरीके से कंट्रोलिंग की जानी चाहिए, मतलब वो हर एक चीज़ जो है वो मैनेजमेंट बताती है। तो ट्रस्टीशिप का मतलब क्या हुआ कि जो मैनेजमेंट है वही ट्रस्ट बनी हुई है हमारी कंपनीज़ के लिए। नेक्स्ट आता है कंप्लायंस ऑफ लीगल नीड्स, मतलब जो भी हम हमारे स्टेटमेंट्स बना रहे हैं वो एट लास्ट अगर हमें कहीं पर भी ऑफिशियली या हमें लीगल रीजंस के लिए हमें अपने स्टेटमेंट्स दिखाने होते हैं तो वो उसमें भी हमें यूज़फुल रहता है। मतलब अगर किसी ने जीएसटी पे करना है, या अगर किसी ने मतलब अपने प्रॉफिट्स जो हैं ज़्यादा दिखाए हुए हैं, तो जो मतलब इनकम टैक्स वाले होते हैं वो मतलब सब चीज़ों की जो है वो स्क्रूटनिंग कर लेते हैं, उनको मतलब सब पता चल जाता है। तो इसी तरीके से कंप्लायंस टू दी लीगल नीड्स, ठीक है, तो वो हेल्प करती है हमारी अकाउंटिंग जो है, अकाउंटिंग जो भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो सब हमें हेल्प करते हैं। एंड लास्ट है फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। फिक्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का मतलब क्या है, हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि उसका इतना प्रॉफिट है या उनको इतना प्रॉफिट कमाना है, तो उसके अकॉर्डिंग हर एक की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फिक्स कर दी जाती है। मतलब अगर प्रोडक्शन मैनेजर है तो उसको बोला जा रहा है कि आपको 5,000 यूनिट जो है वो बनानी है, और अगर कोई सेल्स डिपार्टमेंट में है तो उसको वो टारगेट दिया जाता है कि आपको 5,000 यूनिट्स जो है वो सेल करनी है। तो ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना ही होता है। तो इस तरीके से जो हमारी अकाउंटिंग है इस तरीके से फंक्शन करती है, और ये हमारे कुछ फंक्शंस थे अकाउंटिंग के। इस वीडियो में इतना ही। संडे इवनिंग तक इसी वीडियो का सेकंड पार्ट जो है वो अपलोड हो जाएगा और उसमें सभी बेसिक्स जो है वो कवर हो जाएंगे। इन केस आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप स्क्रीन पे दी गई मेल आईडी से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।